वालेकुम। आज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन का हमारा थर्ड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने अंडरस्टैंड किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग एंड व्हाट इज़ एप्लीकेशन। फिर हमने प्रोग्रामिंग में बेसिक प्रोग्राम लिखना देखा कि किस तरीके से हम हेडर फाइल ऐड करते हैं, उसके बाद हम मेन फंक्शन ऐड करते हैं। सारी स्टेटमेंट्स हम मेन के फंक्शन के अंदर लिखते हैं। मेन के फंक्शन के अंदर अगर हम कोई आउटपुट स्टेटमेंट लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, नेम स्पेसेस क्या होती हैं, उनको हम किसी फंक्शन के साथ किस तरीके से रेफ़र कर सकते हैं और ग्लोबली किस तरह से रेफ़र कर सकते हैं। फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया अबाउट द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास मेमोरी लोकेशंस जो कि हमारे पास मेमोरी में जाकर सेव होती है। अगर कोई भी डेटा अगर हम अपनी मेमोरी में सेव करना चाहते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। फिर वेरिएबल को डिफाइन करने के या डिक्लेयर करने के तरीके क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा कि हम वेरिएबल की डिक्लेरेशन कितनी तरह से कर सकते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, कंबाइन किस तरीके से कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी एग्जांपल है अबाउट द वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल्स। वेरिएबल में हम लोगों के पास तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। वन इज़ डेटा टाइप, अदर इज़ वेरिएबल नेम एंड लास्ट वन इज़ दी वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल नेम्स के हमने रूल पढ़े कि वेरिएबल नेम्स कौन कौन से वैलिड हो सकते हैं, कौन से इनवैलिड हो सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अगर हमने नंबर सेव करना है तो हम इंट लेंगे, अगर हमने कैरेक्टर सेव करना है तो हम कैरेक्टर लेंगे, अगर हमने पॉइंट वैल्यू सेव करनी है तो हम फ्लोट को लेंगे। ठीक है, अब बेस्ड ऑन दैट हम जो भी वैल्यू हम असाइन करते हैं वो वैल्यू हमारे पास डेटा टाइप से मैच करनी चाहिए। अगर हम इंट ले रहे हैं तो उसमें इंट ही सेव करेंगे, अगर हम इसमें फ्लोट सेव करेंगे तो वो सेव नहीं होगा। ठीक है, 2.4 अगर हम सेव करेंगे तो उसमें 2 ही सेव होगा क्योंकि ये इंटीजर्स को सेव कर सकता है। इसके पास मेमोरी में इतनी ही स्पेस है कि ये अपने पास इंटीजर्स को सेव कर सकता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स को सेव नहीं कर सकता। ठीक है, फिर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे पास वैल्यू जो है वो इसके अंदर सेव हो रही है और हम किस तरीके से वेरिएबल्स को प्रिंट करा सकते हैं। हम सी आउट की स्टेटमेंट होती है, हमारे पास आउटपुट स्टेटमेंट होती है, उसके आगे हम शिफ्ट ऑपरेटर के आगे वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह वेरिएबल के साथ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग भी हम प्रिंट करा सकते हैं कि अगर हमने माई एज इज़ 24 लिखना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, माई एज इज़, क्योंकि ये स्ट्रिंग है किसी वेरिएबल में सेव नहीं है, ये एक टेक्स्ट वैल्यू है जो कि हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं तो इसको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे। और अगर हमारे पास कोई वैल्यू वेरिएबल के अंदर सेव होती है तो उसको हम सिंपल वेरिएबल नेम लिखते हैं, उसको डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते। और ये एंड एल क्या करता है, ये न्यू लाइन को ऐड कर देता है। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो हमारे पास स्क्रीन पे प्रिंट होगा माई एज इज़ 24। ठीक है, ये लास्ट लेक्चर का रिव्यू था। आज हम स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट इन C++ और एरर्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, आउटपुट फंक्शन के बारे में आपको पता है कि आउटपुट फंक्शन सी आउट का फंक्शन होता है जिसमें आप लोग क्या करते हो, कोई भी चीज़ स्क्रीन पे प्रिंट करानी हो तो हम सी आउट का फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके थ्रू स्क्रीन पे प्रिंट करा देते हैं। आज हम इसके थोड़े से इन डिटेल देख लेंगे कि इसमें और क्या वेरिएशंस हो सकती है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है इनपुट फंक्शन। अब ये तो चीज़ है कि अगर आप डिफाइन कर दी चीज़ और आपने वो स्क्रीन पे प्रिंट करानी है तो वो तो आप सी आउट यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर आपने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी है और उस वैल्यू को आपने स्क्रीन पे प्रिंट कराना है तो उसको किस तरीके से आप यूज़र से किस तरह से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हम इनपुट फंक्शन के थ्रू पढ़ेंगे। वो होता है हमारे पास सी इन। ठीक है, वो हम आगे इन डिटेल पढ़ लेंगे। फिर हम जो भी स्टेटमेंट्स लिखते हैं प्रोग्रामिंग में उसमें हम अगर कोई गलती कर देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एरर। ठीक है, और एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस किस तरह की हम लोग प्रोग्रामिंग में एरर्स कर सकते हैं, कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हो सकती हैं और कौन सी टाइप में वो मिस्टेक आती हैं, वो किस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम अपने इनपुट आउटपुट फंक्शन को समझने से पहले हम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास आ जाता है इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन हमारे पास क्या होता है, एन इंस्ट्रक्शन दैट कॉपीज डाटा फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस इनटू मेमोरी। इनपुट ऑपरेशन एक इंस्ट्रक्शन होती है जो कि हमारे पास इनपुट डिवाइस से डेटा को कॉपी करती है किसके अंदर, हमारे पास मेमोरी के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट डिवाइस यहाँ पर क्या है, कीबोर्ड। अगर हम कीबोर्ड से कोई भी वैल्यू एंटर करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ए एंटर करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेमोरी में जाके या कहीं पर सेव हो जाए तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूँगी, इनपुट ऑपरेशन। इस ऑपरेशन को मैं क्या कहूँगी, इनपुट ऑपरेशन। अब ये प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इनपुट स्ट्रीम्स यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रीम होती क्या है, स्ट्रीम होती है नंबर भी हो सकती है, कैरेक्टर भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है बेस्ड ऑन द डेटा टाइप। स्ट्रीम क्या होती है, जो भी डेटा आपका फ्लो कर रहा होता है। ठीक है, जो भी डेटा स्ट्रीम से अगर आप मीनिंग निकालो
वैसे भी उसका मीनिंग निकालो इंग्लिश से उर्दू में, तो वो यही होता है कि स्ट्रीम का मतलब है कि वो फ्लो कर रही है, स्ट्रीम में जा रही है। तो उसमें क्या है कि जो भी डेटा आप इनपुट डिवाइस से दे रहे हो, ठीक है, वो आपके पास स्ट्रीम होती है। अ स्ट्रीम दैट फ्लोज फ्रॉम एन इनपुट डिवाइस दैट इज कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन टू मेन मेमोरी, ठीक है। इनपुट स्ट्रीम आपके पास क्या होती है, जो भी चीज़ इनपुट डिवाइस से आपके पास मेमोरी के अंदर जा रही होती है वो इनपुट स्ट्रीम होती है, ठीक है। किसी भी डिवाइस से आपके पास चीज़ जो कंप्यूटर के अंदर जा रही है उस ऑपरेशन को क्या कहते हैं, इनपुट ऑपरेशन कहते हैं। और वो जो डेटा आपके पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है मेमोरी में उसको कहते हैं इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। सेम एज आउटपुट ऑपरेशन आपके पास होता है कि अगर कोई चीज़ मेमोरी से बाहर आके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, किसी आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले हो रही है, तो वो आपके पास क्या है, आउटपुट ऑपरेशन है। आउटपुट ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या, एन इंस्ट्रक्शन दैट डिस्प्लेज इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द मेमोरी टू द आउटपुट डिवाइस, ठीक है। इनपुट क्या है आपके पास, मेमोरी के अंदर जा रही है, और आउटपुट आपके पास क्या है, मेमोरी से बाहर आकर आपके पास आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस आपके पास क्या एग्जांपल हो सकती है, मॉनिटर आपके पास आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल हो सकती है। आउटपुट स्ट्रीम सेम एज कि आपका जो भी डेटा मेमोरी से कॉपी होके फ्लो होके आ रहा है आपके आउटपुट डिवाइस पे, वो आपके पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम है। अ स्ट्रीम दैट फ्लोज फ्रॉम मेन मेमोरी टू एन आउटपुट डिवाइस दैट इज स्क्रीन, प्रिंटर, डिस्क ड्राइव, नेटवर्क कनेक्शन, ठीक है। अब ये जो आपके पास आउटपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं, स्क्रीन होती है, प्रिंटर होता है, डिस्क ड्राइवर होता है, नेटवर्क कनेक्शन, ये सारे आपके पास क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट को शो करते हैं, ठीक है। इनपुट भी, इनपुट में आपके पास क्या होता है, जो कि डेटा आपने इनपुट करना होता है, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये आपके पास डेटा इनपुट कर रहे हैं। और आउटपुट आपके पास क्या है, जो स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ठीक है। अब C++ में आप इनपुट और आउटपुट को यूज करने के लिए IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी यूज करते हैं। जब भी हम शुरू में प्रोग्राम के शुरू में लिखते हैं हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं IO स्ट्रीम। IO स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा स्ट्रीम का क्या मतलब है, जो डेटा फ्लो हो रहा है मेमोरी से या मेमोरी में, ठीक है। अब मेमोरी से अगर डेटा फ्लो हो रहा है तो वो क्या होगा, आउटपुट, और अगर मेमोरी में जाके डेटा फ्लो हो रहा है किसी इनपुट डिवाइस से तो वो क्या होगा, इनपुट, ठीक है। द C++ IO स्ट्रीम लाइब्रेरी प्रोवाइड्स हंड्रेड्स ऑफ इनपुट आउटपुट कैपेबिलिटी। आपके पास जो ये IO स्ट्रीम की लाइब्रेरी है ये आपके पास इनपुट और आउटपुट की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम इस IO स्ट्रीम की स्टैंडर्ड नेम स्पेस में काम करें, हम नीचे क्या लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस STD, ठीक है। स्टैंडर्ड IO स्ट्रीम ऑब्जेक्ट के अंदर दो हमारे पास फंक्शन होते हैं, वन इज Cout, अदर इज Cin। Cout हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ कनेक्शन टू द मॉनिटर। Cout स्पेसिफिकली कनेक्टेड होता है मॉनिटर के साथ, और Cin हमारे पास स्पेसिफिकली कनेक्टेड होता है कीबोर्ड के साथ। इसका क्या मतलब है कि IO स्ट्रीम में इनपुट का क्या मतलब है, वो डेटा जो आप कीबोर्ड के थ्रू एंटर कर रहे हैं, ठीक है। और आउटपुट का क्या मतलब, आप वो डेटा जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है वो आपके पास Cout। जब भी आप Cout स्टेटमेंट लिखेंगे, जो भी चीज़ उसके अंदर लिखेंगे वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर शो होगी, और जब भी Cin लिखेंगे तो जो भी डेटा आप कीबोर्ड से एंटर करेंगे वो आपके पास मेमोरी में जाकर सेव होगा, ठीक है। टू परफॉर्म इनपुट एंड आउटपुट वी सेंड मैसेज टू वन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम Cout या Cin को यूज करेंगे, और आपको ये स्पेसिफाई होना चाहिए कि इनपुट और आउटपुट आपके पास क्या डिफाइन है। इनपुट आपके पास कीबोर्ड है और आउटपुट आपके पास मॉनिटर से डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। अब आउटपुट स्ट्रीम हम देख लेते हैं। आउटपुट स्ट्रीम हमारे पास, आउटपुट स्ट्रीम में हमारे पास होता है इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। इंसर्शन ऑपरेटर आपने देखा है कि आपके पास ये सिंबल होता है इंसर्शन ऑपरेटर का, डबल एंगल ब्रैकेट होती है आपके पास ओपनिंग, ठीक है। द सेंड आउटपुट टू द स्क्रीन वी यूज द इंसर्शन ऑपरेटर ऑन द ऑब्जेक्ट Cout, ठीक है। हमने अगर आउटपुट स्क्रीन पे भेजनी हो तो हम क्या करेंगे, Cout ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। Cout की जो आपकी फॉर्मल रिप्रेजेंटेशन, ये जर्नल आप एक्सप्रेशन लिखें कि Cout किस तरीके से यूज करते हैं। आप लिखते हैं Cout एंगल ब्रैकेट और आगे आपने जो भी वैल्यू
प्रिंट करानी होती है, जो भी एक्सप्रेशन प्रिंट कराना होता है वो आप लिखते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन में आपके पास वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकते हैं, आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो इसमें मिसिंग है, अगर आपने ऊपर यूजिंग नेम स्पेस std लिख दिया है तो आप सी आउट ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपने नहीं लिखा तो हमें जैसे पहले पढ़ा था कि std : सी आउट भी लिखेंगे, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस में ये काम करें, जो कि स्टैंडर्ड नेम स्पेस में हमारा सी आउट डिफाइन हुआ है, ठीक है। द कंपाइलर फिगर आउट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पॉइंट इट आउट अप्रोप्रिएटली, ठीक है। जब भी आप सी आउट के आगे जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे, बेस्ड ऑन योर स्टेटमेंट कंपाइलर उसको आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। फॉर एग्जांपल, अगर सी आउट के आगे आप एक कांस्टेंट लिखते हैं, कांस्टेंट क्या है, जो वैल्यू डिफाइन है। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। 5 तो 5 ही रहेगा ना, 5 के अंदर 4 तो सेव नहीं हो सकता, तो 5 तो 5 ही रहेगा, इसलिए ये कांस्टेंट है। अगर आप सी आउट 5 लिखेंगे, कंपाइलर को पता लग जाएगा कि मैंने 5 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कराना है। अगर सी आउट 4.1 लिखेंगे तो वो आपके पास स्क्रीन के ऊपर 4.1 डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह अगर आप स्ट्रिंग लिखेंगे तो स्ट्रिंग आपके पास स्क्रीन के ऊपर स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आप \n लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर नेक्स्ट लाइन प्रिंट हो जाएगी। दिस इज सेम एज &l। अगर आप &l यूज करो तब भी यही होता है, और अगर \n यूज करो तब भी यही होता है। बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि इससे आगे वाली चीज को प्रिंट नहीं करना, बल्कि इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग है। जब भी आप स्ट्रिंग प्रिंट करा रहे हैं उसमें _ लिखा है, उसका मतलब है कि उससे अगला जो वर्ड है वो डिटरमाइन करेगा कि इससे होता क्या है। अगर _ के आगे आप t लिख दें तो ये टैब स्पेस दे देगा आपके स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो ये एस्केप सीक्वेंस होता है। जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे होते हैं, कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होते हैं, उसके अंदर अगर _ आ जाए तो _ से आगे जो भी वर्ड होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। प्रोग्रामिंग के टर्म में इसको कहते हैं एस्केप सीक्वेंस, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सी आउट के अंदर जो आपके पास शिफ्ट ऑपरेटर यूज होता है, बेसिकली वो आपके पास क्या होता है, उसका नाम क्या होता है, इंसर्शन ऑपरेटर। ये क्या कहता है, आपके पास जो भी ऑब्जेक्ट होता है इससे आगे लिखा जाता है उसको आउटपुट बफर में ले जाता है, या आपके पास वो आउटपुट के ऊपर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देता है, ठीक है। जैसे सी आउट, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर आपने लगाया और वैल्यू लिखी तो कांस्टेंट लिखा, वो कांस्टेंट प्रिंट हो गया। अगर आप 4.1 लिखेंगे, ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी प्रिंट हो जाएगा सी आउट। अब आप देखें, जो भी वैल्यू अगर आपने टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट करानी होती है तो आप इसको डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और अगर आपने न्यू लाइन प्रिंट करानी है तो आप &l भी लिख सकते हो, या आप एस्केप सीक्वेंस यूज करके \n क्या है, जब भी _ लिखेंगे उसके आगे जो भी लेटर लिखा होगा वो एक स्पेसिफाई करेगा मीनिंग, और वो मीनिंग जो है वो अंडरस्टैंड करके हमने वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। अब स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है। स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, आपको पता है कि इंसर्शन ऑपरेटर आपके पास ये सिंबल है, इज ओवरलोडेड टू द आउटपुट बिल्ट इन टाइप, ठीक है। अब ये आपके पास बिल्ट इन टाइप के साथ ओवरलोडेड होता है कि आप इसमें इंट भी प्रिंट करा सकते हैं, फ्लोट भी प्रिंट करा सकते हैं, कुछ भी चीज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। ये जो ऑपरेटर है ये आपके पास ओवरलोडेड टू द आउटपुट बिल्ट इन टाइप्स, ठीक है। ओवरलोडेड का क्या मतलब है कि आपके पास डिफाइन होता है कि ये वाली जो टाइप्स हैं इनको प्रिंट करा सकता है, ठीक है। इट कैन ऑल्सो यूज टू आउटपुट यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, दैट इज यूजर डिफाइंड क्लासेस। अब कुछ तो डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, जैसे इंट हो गया, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ये आपने डिफाइन की हुई है, ये प्रिंट करा सकता है। इसके अलावा अगर आप खुद से कोई डाटा टाइप डिफाइन करते हो, जो कि हम आगे क्लासेस में डिफाइन करेंगे, तो उसको भी ये प्रिंट करा सकता है, लेकिन आपने उस डाटा टाइप को पहले डिफाइन करना है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो सी आउट \n है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, ये एस्केप सीक्वेंस को डिफाइन करता है। _ के आगे अगर आप n लगा दो, इसका मतलब होता है न्यू लाइन। ये क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। अगर आप सी आउट &l लिखें, वो भी आपके पास क्या करता है, न्यू लाइन में ले जाता है, लेकिन ये इसका मतलब क्या होता है, &l इज अ स्ट्रीम मैनिपुलेटर दैट इश्यूज अ न्यू लाइन कैरेक्टर एंड फ्लशेस द आउटपुट बफर। अच्छा, इसमें ऐड क्या है, ये सिर्फ न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है। जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसके अंदर न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड करता है। ये &l क्या करता है, &l ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा फास्ट काम करता है। क्यों? क्योंकि
ये सिर्फ एक न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करता, बल्कि आपके पास जो सी आउट के पीछे जो स्ट्रिंग प्रिंट हो रही होती है उसको रिमूव कर देता है, फ्लश कर देता है। उससे क्या होता है कि आपका बफर का साइज छोटा हो जाता है और आपके पास स्क्रीन पे जो है वो जल्दी जल्दी डाटा प्रिंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर कहूँ कि सी आउट आपके पास क्या करेगा, सी आउट में अगर आप लिख रहे हो एरम और उसके बाद बैक स्लैश और फिर एन लिख रहे हो, तो ये क्या करेगा, एरम को बफर के अंदर डालेगा, उसके बाद बैक स्लैश एन डालेगा और एरम को रिमूव करके यहाँ पे जाके दोबारा से अब्दुल्ला लिखेगा। ठीक है, एरम बैक स्लैश एन अब्दुल्ला मैंने लिखा है ना, तो ये क्या करता है, ये अगर बैक स्लैश एन लगाऊंगी तो वो क्या करेगा, पहले एरम लिखेगा, न्यू लाइन कैरेक्टर डालेगा और उसके बाद अब्दुल्ला लिख देगा। ठीक है, लेकिन एंडल क्या करता है, एरम लिखेगा, बैक न्यू लाइन कैरेक्टर डालेगा और बफर खाली करके दोबारा अब्दुल्ला लिखेगा। यानी आपके पास वो अपनी मेमोरी को साथ साथ फ्लश करता रहता है और मेमोरी को फ्री करता रहता है। तो ये आपके पास इससे बेटर ऑप्शन होता है। ठीक है, इसके अलावा एंडल के अलावा एक और फंक्शन होता है फ्लश। फ्लश का फंक्शन क्या करता है, न्यू लाइन कैरेक्टर ऐड नहीं करता, बल्कि आपके आउटपुट बफर को, अगर आपका आउटपुट बफर बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर कोई बैकस्लैश एन कैरेक्टर या आप उसके अंदर एंडल नहीं यूज कर रहे, तो उसका क्या है, वो मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्पेस को कंज्यूम कर रहा है, उसको आप फ्लश करने के लिए सी आउट फ्लश यूज कर सकते हो। ठीक है, अच्छा नीचे डेफिनेशन क्या लिखी है, बफर इज जस्ट अ प्री एलोकेटेड एरिया ऑफ मेमोरी वेयर यू स्टोर योर डेटा व्हाइल यू आर प्रोसेसिंग इट। बफर बेसिकली मेमोरी नहीं है, बल्कि ये एक आपके पास प्री एलोकेटेड एरिया ऑफ मेमोरी है। यानी आपने जो भी डेटा अगर आप प्रोसेसिंग कर रहे हो ना, जैसे आपकी रैम होती है कि आप उसमें उस टाइम पे चीज़ें लोड हो रही होती हैं, तो ये प्री एलोकेटेड आपके पास मेमोरी होती है। जब आप बफर में कोई भी चीज़, जब स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट करा रहे हो तो वो बफर में जा रही है। उस बफर को अगर आप साथ साथ एम्प्टी करते जाओगे तो आपका प्रोग्राम ज़्यादा एफिशिएंट होगा। इसलिए बेटर होता है कि आप बैक स्लैश एन की बजाय एंडल करें, लेकिन बैक स्लैश एन भी वही ऑपरेशन परफॉर्म करता है, आपके पास स्क्रीन पे आउटपुट को उसी तरीके से प्रिंट करता है जैसे कि एंडल करता है। सिर्फ बैक एंड पे इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी डिफरेंट होती है कि ये बफर को एम्प्टी कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा अब स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर को हम कैस्केड भी कर सकते हैं। ठीक है, कैस्केडिंग क्या होती है, कैस्केडिंग आपके पास होती है कि आप ऐड कर सकते हो, बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा करके डिस्प्ले करा सकते हो। ठीक है, association from left to right and returns a reference to the left operand object that is सी आउट। ठीक है, ये क्या करता है, लेफ्ट टू राइट प्रिंट कराना शुरू करता है और स्क्रीन के आपके सी आउट को स्क्रीन पे लेफ्ट टू राइट प्रिंट होता है। ठीक है, रेफरेंस टू इट्स लेफ्ट ऑपरेंड आपका जो भी लेफ्ट टू राइट ये कॉन्कैटिनेट होगा, यानी कैस्केड होगा, इकट्ठा होगा, मतलब हाउ आर यू इकट्ठा होगा और सी आउट के पास चला जाएगा। लेफ्ट ऑपरेंड ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा है, सी आउट है। ठीक है, आप अगर लिखोगे सी आउट शिफ्ट आपका इंसर्शन ऑपरेटर लिखोगे, हाउ लिखोगे, उसके बाद दोबारा इंसर्शन ऑपरेटर लगाओगे और आर लिखोगे, तो ये हाउ आर कंबाइन हो जाएगा और फिर यू कंबाइन हो जाएगा, हाउ आर यू कंबाइन हो जाएगा और सी आउट के पास चला जाएगा। और सी आउट क्या करेगा, बफर के थ्रू स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर देगा हाउ आर यू। अगर आप ये हाउ आर यू इकट्ठा लिखते तब भी ये प्रिंट करा देता है, अगर आप इसको ऑपरेटर से डिफर कर रहे हो तब भी ये कंबाइन होके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आप अगर फॉर एग्जांपल मेक श्योर यूज पैरेंथेसिस, अगर आप कोई भी स्ट्रिंग के अंदर चीज प्रिंट कराए तो आप जिस भी तरीके से प्रिंट कराओ उसी तरह प्रिंट हो जाएगी। 1+2 इक्वल टू प्रिंट करेंगे 1+2 प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर शिफ्ट ऑपरेटर के बाद आपने ब्रैकेट के अंदर 1+2 लिखा तो ये 2+1 ऐड होगा 3 और 3 आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। यानी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट क्या होगा, 1+2 इक्वल टू 1+2 नहीं बल्कि इक्वल टू 3 प्रिंट होगा। ठीक हो गया, ये आपके पास प्रिंट होगा। अच्छा, अब अगर आप लिखो 1+2 इक्वल टू 1+2 इसी तरह से लिख लो तो ये यहाँ पर क्या है, 1 तक तो वो अंडरस्टैंड करेगा, ठीक है, कांस्टेंट प्रिंट है। फिर ये इस प्लस को वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि इसका क्या मतलब है, यहाँ पे आप प्लस से क्या मतलब लेना चाहते हैं। तो इसलिए अगर आप कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और खुद ही वो परफॉर्म होकर प्रिंट हो जाए तो आप उसको ब्रैकेट के अंदर लाजमी लिखें। कैस्केडिंग का क्या फायदा होता है कि आप बार बार सी आउट स्टेटमेंट लिखने की बजाय एक ही स्टेटमेंट के आगे इंसर्शन ऑपरेटर लगा के चीजों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वेरिएबल वाले लेक्चर में कि हम वेरिएबल्स को किस तरीके से प्रिंट करते हैं। हम सिंपल लिखते हैं सी आउट वेरिएबल का नाम। अच्छा, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, सी आउट नोज द टाइप ऑफ डेटा टू द आउटपुट। सी आउट क्या करता है,
इस वेरिएबल की डाटा टाइप को आइडेंटिफाई करता है और आइडेंटिफाई करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देता है। मस्ट नॉट कंफ्यूज प्रिंटिंग टेक्स्ट विद द प्रिंटिंग वेरिएबल। ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने वेरिएबल प्रिंट कराना है या टेक्स्ट प्रिंट कराना। जब भी आप स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं int x इक्वल टू 12, तो आपने सी आउट, अगर आपने 12 प्रिंट कराना है तो आप x लिखेंगे। अगर आप डबल कोट्स के अंदर x लिखेंगे, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप x प्रिंट कराना चाह रहे हैं। अगर आपने वेरिएबल प्रिंट कराना है, आपने उसको कोट्स के अंदर नहीं लिखना, आपने सिंपल वेरिएबल का नाम लिखना है, तभी उसकी वैल्यू एक्सेस करेगा। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। ये क्या करेगा? 12 प्रिंट करेगा और ये क्या करेगा? ये x प्रिंट आउट करेगा। ठीक है, आगे फॉर्मेटिंग स्ट्रीम आउटपुट। आप स्ट्रीम आउटपुट किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हो? जब भी आप स्क्रीन के ऊपर ये सी आउट की स्टेटमेंट लिख रहे हो, इस सी आउट की स्टेटमेंट आप जो भी टेक्स्ट वेरिएबल लिख रहे हो, उस वेरिएबल को आपने फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट किस तरीके से करेंगे? परफॉर्म्स फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आउटपुट। आप क्या करेंगे? फॉर्मेटेड और अनफॉर्मेटेड आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। किस तरीके से? डिस्प्ले नंबर ऑफ डिफरेंट वेट्स फिलिंग स्पेसेस विद वेरिंग प्रिसीजन फॉर फ्लोटिंग पॉइंट। आप डिफरेंट विड्थ के नंबर्स को प्रिंट करा सकते हैं और आप क्या कर सकते हो? फ्लोटिंग पॉइंट्स को जो है वो आप प्रिसीजन डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको ये बात समझ नहीं आ रही होगी। जब भी आप सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं, आप लिखते हो इंट ए, कोई भी इंट ए ले लिया, सी आउट ए, तो ए के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाती है। आप उस वैल्यू को फॉर्मेट कर सकते हैं कि आपके अंदर ए की जो वैल्यू है वो 4 डिजिट तक प्रिंट हो, 5 डिजिट तक प्रिंट हो, 2 डिजिट तक प्रिंट हो। ये होता है स्पेसिफाई करना है कि इस नंबर की इतनी विड्थ है और इस विड्थ से ज्यादा नंबर प्रिंट ना हो हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास पाई की वैल्यू तो 3.14 और वो आगे कंटिन्यू होती रहती है, तो हम चाहते हैं कि प्रिसीजन डिफाइन कर दें कि हमारे पास वो 4 डिजिट तक बस प्रिंट हो, उससे ज्यादा प्रिंट ना हो, तो हम प्रिसीजन डिफाइन कर देते हैं, उससे ज्यादा वो प्रिंट नहीं होती। इसके आगे हम एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम लोग विड्थ कैसे स्पेसिफाई करते हैं या प्रिसीजन किस तरह से डिफाइन करते हैं। ठीक है, जब भी हम लोगों ने सिग्निफिकेंट डिजिट एंड फ्लोट में कोई भी सिग्निफिकेंट डिजिट प्रिंट कराना होता है तो हम क्या करेंगे? हम प्रिसीजन डिफाइन करेंगे। इफ द फिक्स्ड पॉइंट फॉर्मेट इज नॉट स्पेसिफाइड, द प्रिसीजन फील्ड स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेस्ड इन द टोटल काउंटिंग बोथ ऑफ दोज परफॉर्म before and those after the decimal point may convert from fixed to scientific to print। ठीक है, अगर आपके पास फिक्स पॉइंट फॉर्मेट है, ठीक है, फिक्स पॉइंट फॉर्मेट आपने स्पेसिफाई नहीं किया, द प्रिसीजन फील्ड स्पेसिफाई दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट टू बी डिस्प्लेस्ड इन टोटल काउंटिंग बोथ ऑफ दीज बिफोर एंड दोज आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। वो कह रहा है कि अगर आपने फिक्स पॉइंट फॉर्मेट स्पेसिफाई नहीं किया तो जो आप प्रिसीजन डिफाइन करते हैं उतने ही टोटल नंबर ऑफ डिजिट आपके पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होते हैं, वो पॉइंट से पहले हो या पॉइंट से बाद में हो। इसकी आप एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो इसने ब्रैकेट में लिखा है मे कन्वर्ट फ्रॉम फिक्स टू साइंटिफिक टू प्रिंट, अगर आपके पास फिक्स्ड है तो वो उसको साइंटिफिक में चेंज कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेरिएबल है फ्लोट y इक्वल टू 23.1415 और मैंने इसकी प्रिसीजन 2 डिफाइन कर दिया, तो ये क्या करेगा? 2 डिजिट प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये क्या प्रिंट करेगा? 2 डिजिट। बेशक वो पॉइंट के बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन वो पॉइंट से पहले वाले 2 डिजिट प्रिंट करेगा। वो स्टार्ट करेगा लेफ्ट से और लेफ्ट के शुरू के 2 प्रिंट करा देगा। अगर 3 होती तो वो 23.1 प्रिंट कराता। बिल्कुल आगे ये इन्होंने स्पेसिफाई किया है सी आउट कॉलन डॉट प्रिसीजन 3, अगर 3 कर दिया तो वो पहले 3 डिजिट प्रिंट कराएगा 23.1, अगर 4 होगी तो 23.14 प्रिंट कराएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? हम फॉर्मेट कर देते हैं। एक हमारे पास वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये y के अंदर तो उतनी ही वैल्यू होगी, सिर्फ जब प्रिंट होगी, क्योंकि हमने सी आउट को प्रिसाइज किया, हमने कहा सी आउट डॉट प्रिसीजन 2 कि हमारे पास जो प्रिंट हो रही है, जो आउटपुट बफर है वो 2 प्रिसीजन तक की वैल्यू को प्रिंट कराए, तो सिर्फ ये डिस्प्ले करते हुए वैल्यू चेंज होगी। y के अंदर हमारे पास 23.1415 ही रहेगा, जबकि हमारे पास स्क्रीन पे हमारे पास 23 प्रिंट होगा, क्योंकि ये 2 डिजिट डिफरेंस है। ठीक है, इसी एग्जांपल से आपको समझ भी आ रहा है कि आपको जब इसको 2 से 3 कर रहे तो वो वैल्यू वहां से उठा रहा है 23.1
1, अगर ये चेंज हो जाती तो ये यहाँ से वैल्यू उठाता ना, ठीक है। ये क्या कर रहा है, सिर्फ डिस्प्ले चेंज कर रहा है, y के अंदर आपकी वैल्यू वही है, ठीक है। फिर हमारे पास एक सी आउट या आउटपुट बफर में दो चीजें होती है, शो पॉइंट एंड नो शो पॉइंट, ठीक है। शो पॉइंट आपके पास क्या स्पेसिफाई करता है, दैट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इवन फॉर द होल नंबर शुड बी आउटपुट विद द डेसिमल पॉइंट। जो भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के साथ आउटपुट पे आए, इफ इवन इफ दे आर 0, ठीक है। अगर मैं प्रेसिडेंस स्पेसिफाई करती हूँ 4 और मेरे पास नंबर है 30, तो वो 30.00 प्रिंट कराए, ठीक है। शो पॉइंट क्या करता है, पॉइंट के बाद वैल्यू शो करे और उतने ही जितनी प्रेसिडेंस स्पेसिफाई की हुआ है उतने डिजिट्स को लाजमी प्रिंट करे, बेशक वो 0 हो, बेशक उनकी कोई वैल्यू ना हो। Following the decimal point, as many digit as necessary are written to match the precision, ठीक है। इतने डिजिट लिखे कि वो प्रेसिजन से मैच कर जाए। The setting is reset with the stream manipulator, no show point। एक और हमारे पास आउटपुट फंक्शन में एक चीज होती है, एक फंक्शन होता है नो शो पॉइंट, ठीक है। एक कीवर्ड होता है नो शो पॉइंट। नो शो पॉइंट आपके पास क्या करता है, वो कहता है कि पॉइंट वैल्यू शो ना करे, जिन डिजिट्स की कोई वैल्यू नहीं है उनको शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसकी एग्जांपल हम करते हैं आगे। When the show point manipulator is not set, the decimal point is only written for non-whole numbers। अगर शो पॉइंट आपके पास मैनिपुलेटर सेट नहीं हुआ तो आपके पास डेसिमल पॉइंट सिर्फ होल नंबर्स के लिए लिखा जाएगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप ले लें, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नो शो पॉइंट और शो पॉइंट की एग्जांपल ये है कि आपने एक 3 ऑब्जेक्ट ले लिए, डबल ए, बी और पाई। ए के अंदर आपने 30.0 सेव कर लिया, बी के अंदर आपने 10,000.0 और पाई के अंदर आपने पाई की वैल्यू 3.14165 आपने सेव कर ली, और प्रेसिजन आपने सेट कर दी 5, ठीक है। 5 प्रेसिजन आपने सेट कर दी और आपने कहा सी आउट शो पॉइंट ए। शो पॉइंट का मतलब क्या है, आप जितनी प्रेसिजन है उतने डिजिट्स लाजमी शो करें। और मेरी वैल्यू जो है वो 3 डिजिट्स की थी, लेकिन मैंने प्रेसिजन 5 स्पेसिफाई की, तो वो पॉइंट के बाद 2 0 और ऐड करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा 30.000, टोटल 5 उसने प्रिंट कर दिए। सेम अब देखेंगे वो आ गया \t। \t का क्या मतलब है कि टैब स्पेस प्रिंट करो, ये आपके पास एक स्पेस की बजाय एक से ज्यादा स्पेसेस प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। और आपके पास ये क्या है, ये प्रिंट क्या करेगा 10,000, ठीक है। 10,000 के अंदर आपके पास 5 डिजिट होते हैं, तो 10,000 पॉइंट उसने शो कर दिया, इससे ज्यादा वो शो नहीं कर रहा क्योंकि प्रेसिजन 5 की स्पेसिफाई है। सेम फॉर पाई, आपने 5 स्पेसिफाई किया है, 3.14123456 6 तक प्रिंट करेगा क्योंकि 5 प्रेसिजन यहाँ पर खत्म हो जाती है, ठीक हो गया। अब अगर मैं नो शो पॉइंट का कीवर्ड यूज करूंगी तो नो शो पॉइंट क्या करेगा, सिर्फ सिग्निफिकेंट डिजिट्स को प्रिंट करेगा, प्रेसिजन को इग्नोर कर देगा, ठीक है। 30.0 का क्या मतलब है कि इसमें पॉइंट की जो 30 है वो वैल्यूएबल है, तो खाली 30 को वो प्रिंट कर देगा, बाकी आपके पास उसकी कोई खास वैल्यू नहीं है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है पॉइंट के बाद। फिर टैब स्पेस प्रिंट करेगा, उसके बाद आपके पास 10,000 को प्रिंट करेगा। 10,000.0 था इसलिए पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इसने प्रिंट नहीं कराया। अब जब वो पाई प्रिंट करने लगा है तो पॉइंट के बाद 1416 है जिसका कोई ना कोई मतलब बनता है, तो वो क्या करेगा, जब उसने पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज कोई वैल्यूज हैं तो वो 5 डिजिट तक प्रिंट कराएगा, तब वो प्रेसिजन को फॉलो करेगा। अगर प्रेसिजन से लेस वैल्यू है और आपके पास उसकी कोई वैल्यू नहीं बनती, जैसे 10,000.0 की कोई वैल्यू नहीं बनती, ये वाले 0 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 10,000 बना रहे हैं, लेकिन 0.0 इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसने उसको अवॉइड कर लिया। लेकिन इसमें ये सारे डिजिट्स इनका कोई ना कोई मतलब बनता है, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को उसने कंसिडर कर लिया, ठीक हो गया। अच्छा, ये आपके पास क्या है, पॉइंट वैल्यूज को या नंबर वैल्यूज को आप इस तरह प्रिसाइज करके फॉर्मेट कर सकते हो। ऑल्दो आपके पास वेरिएबल में वैल्यू उसी तरह सेव होती है जिस तरह से आपने सेव की है, बट आउटपुट कैसे होती है आपके पास प्रेसिजन स्पेसिफाई करने से उतनी प्रेसिजन तक होती है, और उस प्रेसिजन में भी अगर आप शो पॉइंट स्पेसिफाई कर दो तो वो इस तरीके से पूरी प्रेसिजन को फॉलो करेगा, और शो पॉइंट स्पेसिफाई ना करो
तो वो पूरी प्रोसीजर को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये बात उसने एंड में जो लिखी हुई थी ना, व्हेन द शो पॉइंट मैनिपुलेटर इज नॉट सेट द डेसिमल पॉइंट इज ओनली रिटन फॉर नॉन होल नंबर। ठीक है, तो आपके पास अगर शो पॉइंट ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट वो नो शो पॉइंट होता है। ठीक है, वो अगर आपके पास शो पॉइंट आपने स्पेसिफाई नहीं किया तो अगर आप ए बी सी बाय डिफॉल्ट प्रिंट करा रहे हैं तो वो इस फॉर्मेट में प्रिंट होगा। ये जो इसकी सेकंड लाइन है इसका ये मतलब बनता है। ठीक है, शो पॉइंट अगर आप सेट कर देते हैं तो वो आपकी प्रोसीजर को एक्यूरेटली फॉलो करेगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, टेक्स्ट किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पॉइंट वैल्यूज या नंबर वैल्यूज आप प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, शो पॉइंट और नो शो पॉइंट के थ्रू स्पेसिफाई कर सकते हैं। शो पॉइंट और नो शो पॉइंट इंपॉर्टेंट ही तब होता है जब आप फ्लोटिंग वैल्यू जो है वो यूज कर रहे होते हैं। अब आप टेक्स्ट को किस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं, टू प्रिंट द टेक्स्ट यू नीड टू इंक्लूड डबल कोट्स अराउंड द टेक्स्ट। जब भी आपने स्क्रीन पे कोई टेक्स्ट प्रिंट करना है अदर देन वेरिएबल तो आपने उसे डबल कोट्स में लिखना है। डबल कोट्स का मतलब है वो एग्जैक्टली वैसे ही चीज को प्रिंट करेगा। ठीक है, दिस इज अ ब्यूटीफुल डे, वो एग्जैक्टली दिस इज अ ब्यूटीफुल डे प्रिंट करेगा। अदर देन अगर कोई स्केप कैरेक्टर ना आ जाए, स्केप कैरेक्टर क्या है, अगर आपके पास बैक स्लैश के साथ कोई एलिमेंट आ जाएगा तो वो उसका मीनिंग फाइंड आउट करेगा और उस मीनिंग को डिस्प्ले कराएगा। अदरवाइज जो भी आपने स्क्रीन के अंदर डबल कोट्स के अंदर लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, यू कैन ऐड स्केप सीक्वेंस फॉर फर्दर ऑप्शन। तो स्केप सीक्वेंस से इसके अंदर फर्दर ऑप्शंस ऐड हो जाती हैं। स्केप सीक्वेंस होता है क्या, ठीक है, ये स्पेस सीक्वेंस की कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या, अगर आपने टैब स्पेस प्रिंट करानी है, अगर आपने नेम के बीच में या किसी भी चीज के बीच में, इसके बीच में सिंगल स्पेस है, अगर मैं चाहती हूँ स्केप टैब सीक्वेंस प्रिंट हो तो मैं स्केप बैक स्लैश टी और सीक्वेंस लिख के इसको सी आउट में लिखूंगी तो ये मेरे पास स्केप टैब स्पेस और फिर सीक्वेंस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपके पास कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न क्या होता है, आपके पास वापस बफर पे चला जाता है शुरू में, न्यू लाइन में न्यू लाइन आपके पास ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, न्यू लाइन टैब करेक्टर आ जाता है। वर्टिकल टैब का क्या मतलब है, अगर आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टैब होता है बैकस्लैश टी और वर्टिकल टैब का क्या मतलब है कि ये इस तरीके से वर्टिकली अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, अलाइट का क्या मतलब है, जब भी आप इसको लिखते हो तो आपकी कोई बीप साउंड आती है। जब भी आप टेक्स्ट में अगर आपने बैकस्लैश ए लिखा हो तो आप देखोगे कि आप उसको जब डिस्प्ले कराओगे तो स्क्रीन पे आपकी स्क्रीन के साथ अगर आपके स्पीकर्स ऑन होंगे तो एक वॉइस जो है वो जनरेट होगी। ठीक है, बैक स्पेस से आपका जैसे स्पेस से स्पेस क्रिएट हो जाती है, बैक स्पेस से आपके पास एक बैक स्पेस होके आपकी स्क्रीन पे चीज प्रिंट हो जाती है। ठीक है, फॉर्म फील्ड आपके पास अगर आप फॉर्म फील्ड यूज करेंगे तो उसमें आ जाएगी। अभी हमारे पास GUI हम यूज नहीं कर रहे तो नहीं आएगी। बैकस्लैश 0 का क्या मतलब है कि ये एक नल कैरेक्टर को प्रिंट कर देता है। ठीक है, बैकस्लैश 0 का क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि कोई वैल्यू नहीं है, कोई नल वैल्यू है। ठीक है, नल वैल्यू है उसके लिए आप बैकस्लैश 0, ये आपके पास फाइल इनपुट आउटपुट में आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा आगे जो हमारा टॉपिक आएगा। अभी आप सिर्फ बैकस्लैश टी, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश ए, डबल बैकस्लैश के अगर आपने वाकई स्क्रीन में कोई बैकस्लैश प्रिंट करानी है तो आप 2 दफा बैकस्लैश लिखेंगे तब बैकस्लैश प्रिंट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आपने सिंगल कोट प्रिंट करना है तो आप बैकस्लैश सिंगल कोट बैकस्लैश डबल कोट करेंगे तो डबल कोट प्रिंट होगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं सी आउट प्लीज एंटर द स्टूडेंट सिंगल कोट एस ग्रेड्स। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सिंगल कोट को प्रिंट कर देगा। स्क्रीन पे प्रिंट क्या होगा, प्लीज एंटर द स्टूडेंट्स ग्रेड, एग्जैक्टली इसी तरीके से प्रिंट हो गया। अगर मैं कोई वेरिएबल इसके साथ कंबाइन करके करना है और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू जो है मेरे पास क्या सेव है 95.5, एक वेरिएबल है मेरे पास एवरेज, सॉरी इसमें ए स्मॉल होगा। ठीक है, ए स्मॉल होगा क्योंकि केस सेंसिटिव होता है इसलिए एवरेज, अगर मैंने फ्लोट एवरेज 95.5 यहाँ पे शुरू में लिया हुआ था, उसके बाद मैंने सी आउट लिखा द क्लास एवरेज इज, उसके बाद मैंने डबल कोट बंद किया तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, द क्लास एवरेज इज, एवरेज की बजाय मेरे पास एवरेज की वैल्यू जो होगी 95.5। अब आप देखिए जब वेरिएबल प्रिंट कराते हैं तो डबल कोट्स नहीं लगाते। ठीक है, इसी तरह आपने जब सी आउट द टोटल एरिया इज, एरिया मेरे पास कोई वेरिएबल होगा उसके अंदर ए से वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर डिस्प्ले हो जाएगी, फिर डबल कोट्स में एंड टोटल कॉस्ट इज, यहाँ पे कॉस्ट प्रिंट हो जाएगा और फिर s डॉट r डॉट एग्जैक्टली प्रिंट हो। अब आप देखें जो येलो में है वो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे,
ग्रीन में ग्रीन वाला वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और ब्लू में ब्लू वाला वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बाकी आपके पास सेम स्ट्रिंग वैसे ही प्रिंट होगा। टेक्स्ट आपके पास जो डबल कोट्स में था एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हुआ। द टोटल एरिया इज 60.2 एंड टोटल कॉस्ट इज 4530 SR। ठीक है, तो आपके पास ये इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। कॉस्ट वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू थी, एरिया वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू थी। ठीक है, अब अगर मेरे पास कोई करेक्टर वेरिएबल है, करेक्टर वेरिएबल में हमें पता था कि हम जब भी वैल्यू डालते हैं तो सिंगल कोट के अंदर डालते हैं। ठीक है, जब भी मेरे पास कोई करेक्टर वैल्यू है तो मैं क्या करूंगी, स्टूडेंट रिसीव्ड एन ग्रेड। ग्रेड का क्या मतलब है, ये मेरे पास ए, लेकिन जब जो ए प्रिंट होगा तो सिंगल कोट प्रिंट नहीं होंगे। सिर्फ वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव करने के लिए हम उसको बताते हैं कि ये करेक्टर है सिंगल कोट के थ्रू, लेकिन जब वो स्क्रीन पे प्रिंट होता है तो वो ऐसे प्रिंट होगा, द स्टूडेंट रिसीव्ड एन ए ग्रेड इन द कोर्स। इसमें सिंगल कोट प्रिंट नहीं होंगे, लेकिन जब वेरिएबल में हम सेव करेंगे तो हम इसको सिंगल कोट के अंदर सेव करेंगे। ये हमारे पास कुछ सी आउट की एग्जांपल्स थी। ठीक है, एक और हमारे पास एग्जांपल है, द ग्रेड इज, ग्रेड के अंदर मेरे पास ए सेव था और ग्रेड सिंबल के अंदर मेरे पास प्लस सेव था। ठीक है, दो वेरिएबल मेरे पास थे, ग्रेड इक्वल टू ए और ग्रेड सिंबल इक्वल टू प्लस। लेकिन आप देखें कि जब प्रिंट होते हैं तो ये सिंगल कोट प्रिंट नहीं होते, प्रिंट क्या होगा, द ग्रेड इज ए प्लस। ठीक है, तो आप क्योंकि एक करेक्टर के अंदर एक लेंथ प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए अगर हमने ए प्लस सेव करना है तो या तो हमें स्ट्रिंग लेना पड़ेगा या हम दो करेक्टर्स के अंदर इसको डिफरेंटली सेव करेंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास है सी आउट, आई एम द फर्स्ट लाइन बैकस्लैश एन मैंने आपको कहा था न्यू लाइन प्रिंट करता है। फिर दोबारा बैकस्लैश एन अगर मैंने शुरू में दो न्यू लाइंस आ जाएंगी, इसका मतलब आई एम द फर्स्ट लाइन, इसने नई लाइन पे गया, फिर दोबारा नई लाइन पे आया, फिर लिखा आई एम द सेकेंड लाइन और फिर न्यू लाइन पे शिफ्ट हो गया, लेकिन आगे कुछ प्रिंट नहीं करना था तो यहाँ पर एंड हो गया। इस तरीके से हम लोग सी आउट को या आउटपुट स्ट्रीम को यूज कर सकते हैं। इसमें सी जो है ना वो स्मॉल है, राइटिंग में थोड़ा सा हो गया। ये जो सी आउट में जब भी सी लिखते हैं तो आपके पास स्मॉल में लिखते हैं। ठीक है, अब जब आपकी कैस्केडिंग स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर बेसिकली करता क्या है कि आप इसको बेशक कंबाइन करके लिखें, जैसे लिखा है सारा इज एज, एज कोई भी आपके पास वेरिएबल है, इंट एज इक्वल टू 25 और उसके बाद ईयर्स ओल्ड आ रहा है तो सारा एज इज 25 ईयर्स ओल्ड प्रिंट होगा। इसको आप अलग भी लिख सकते हैं, सी आउट सारा एज, फिर सी आउट एज, फिर सी आउट ईयर्स ओल्ड। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट एक ही तरह की स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपके पास, इसमें कंपाइलर क्या करेगा, टॉप से पहले टॉप प्रिंट करेगा, फिर बॉटम, फिर उससे नीचे आपके पास जो स्टेटमेंट होगी उसको प्रिंट करेगा। और इसमें आपके पास क्या करेगा, आपके पास लेफ्ट टू राइट प्रिंट कर होगा। ठीक है, आउटपुट आपके पास सेम ही आएगी। आप बेशक एक ही स्टेटमेंट में उसको लिख लें, बेशक आप 3 डिफरेंट स्टेटमेंट्स लिख के प्रिंट करें, आपके पास आउटपुट वही आएगी जो कि आप स्क्रीन के अंदर शो करें। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा कि हमारे पास सी आउट क्या होता है। ये सी आउट हमारे पास क्या है, आउटपुट स्ट्रीम है जो कि स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई टेक्स्ट वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, उन दोनों का कॉम्बिनेशन प्रिंट कर सकते हैं, सीएन डिफाइन कर सकते हैं फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, आप उसको फॉर्मेट करने के लिए टेक्स्ट में आप टेक्स्ट को डिफरेंट तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर आपके पास आ जाती है इनपुट स्ट्रीम। इनपुट स्ट्रीम आपके पास क्या है, इनपुट स्ट्रीम के लिए आप एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का वर्ड यूज करते हैं। फर्क क्या आ जाता है, आपके पास जो शिफ्ट ऑपरेटर क्या जो आपकी साइड है वो डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, जब हम सी आउट यूज करते हैं तो हमारे पास ओपनिंग होती है और जब हम सी इन यूज करते हैं तो हमारे पास क्लोजिंग आ जाती है। ठीक है, टू गेट इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड वी यूज द एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एंड द ऑब्जेक्ट सी इन। जब भी हमने इनपुट यूज करनी है तो हम सी इन यूज करेंगे। सी इन क्या करेगा, स्क्रीन से कोई भी वैल्यू को गेट करेगा और आपके पास सी इन के आपके पास वेरिएबल के अंदर सेव कर देगा। इसका फॉर्मेट क्या होता है, हम सी इन एक्सप्रेशन की बजाय हम वो वेरिएबल लिखते हैं जो भी हमारे पास आउटपुट आ रही होती है वो उस वेरिएबल में जाकर सेव होनी होती है, क्योंकि जो भी चीज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो बेसिकली हम मेमोरी में सेव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सी इन आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लगता है और वेरिएबल लगता है। सी आउट में क्या होता है, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर लगता है और आगे जो भी एक्सप्रेशन प्रिंट करना होता है, और सी इन में आपके पास वेरिएबल लगता है। ठीक है, द कंपाइलर फिगर आउट द टाइप ऑफ द वेरिएबल रीड्स इन द अप्रोप्रिएट टाइप। जब भी आप कोई भी वैल्यू एंटर करते हैं तो कंपाइलर उसको रीड करता है और उसके वेरिएबल में जाके सेव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने इंट एक्स लिखा,
फ्लोट बाय लिखा और सी इन एक्स लिखा, तो आप क्या करोगे, कोई भी नंबर एंटर करोगे 5 तो वो एक्स में जाके सेव हो जाएगा, और उसके बाद दोबारा नंबर एंटर करोगे 3.2 तो वो वाई में जाकर सेव हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली आपको वही चीज प्रिंट करनी चाहिए, वही नंबर प्रिंट करना चाहिए। अगर आप फर्स्ट में 2.5 एंटर कर दोगे तो आपके पास x में सिर्फ 2 ही सेव होगा, क्योंकि x की डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, इसलिए बेटर ये होता है कि जब भी आप यूजर से कोई चीज ले रहे हो, आप ऊपर एक आउटपुट स्टेटमेंट लगा लो, यहाँ पे लिखो सी आउट एंटर आ नंबर, ताकि उसको पता हो कि मैंने नंबर एंटर करना है। सी आउट एंटर आ पॉइंट वैल्यू, ताकि उसको पता हो कि मैंने पॉइंट वैल्यू एंटर करनी है, और वो उसको सही वैल्यू सही डाटा टाइप में जाके स्टोर हो, उसमें कोई एम्बिग्विटी ना हो। ठीक है, अब सिंटेक्स हमने देखा, सिंटेक्स क्या होता है, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आपके लगता है आपके पास, उसके बाद वेरिएबल का नाम लगता है। सी इन को पता होता है कि टाइप ऑफ द वेरिएबल क्या है, और उसी टाइप में जाके वो डेटा को उसी हिसाब से स्टोर करता है। अगर यूजर गलत भी एंटर करेगा तो वो उसको उस टाइप में स्टोर करने की कोशिश जरूर करेगा। अगर पॉइंट वैल्यू के मतलब फॉर एग्जांपल एक इंटीजर वेरिएबल है और यूजर ने पॉइंट वैल्यू एंटर कर दी, तो वो सिर्फ उसके इंटीजर पार्ट को उसमें जाके सेव कर देगा। ठीक है, अगर इस तरह से अगर आप यूजर इनपुट गलत दे तो उससे आपके प्रोग्राम में एरर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, बेस्ड ऑन द सीन कैपेबिलिटी कि वो उसको किस तरीके से डील कर सकता है। ठीक है, अब ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है, जो इंसर्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, इसको हम स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कहते हैं। ये क्या करता है, स्ट्रीम को एक्सट्रैक्ट करता है, जो भी कीवर्ड से स्ट्रीम आ रही होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है और वेरिएबल में जाकर सेव करता है। यूज टू परफॉर्म स्ट्रीम इनपुट, ये क्या करता है, स्ट्रीम इनपुट को परफॉर्म करता है, इनपुट को लेता है और उसको मेमोरी में जाके सेव करता है। नॉर्मली इग्नोर वाइट स्पेसेस, अगर आपने लिखा हो सी इन और फिर आपने स्पेसेस दे दियो, एक दो स्पेसेस दे दियो, और उसके बाद आपने जो है ये यूं यहाँ पे जाके ऑपरेटर लिखा है, तो वो इसको इग्नोर कर देगा। ठीक है, वो इसको इग्नोर कर देगा, वो इसको एज एन एरर नहीं लेगा, बल्कि सी इन इसको कंबाइन ही लेगा। जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगा देते वो इसको एक ही स्टेटमेंट कंसिडर करेगा। ठीक है, तो ये इग्नोर कर देता है स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, न्यू लाइंस वगैरह को। रिटर्न 0 false when end of file is encountered, otherwise return reference to the object from which it was invoked। ठीक है, अगर आप यूजर जब भी आपने इस प्रोग्राम को रन किया, यूजर ने कोई नंबर एंटर करने के बजाय एंटर कर दिया, एंटर का क्या मतलब होता है कि एंड ऑफ फाइल होगी, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली 0 रिटर्न कर देगा अगर वो नंबर होगा, और अगर वो करेक्टर होगा तो उसमें कोई भी करेक्टर जाके सेव नहीं होगा। ठीक है, वो आपका जो वेरिएबल है वो एम्प्टी रह जाएगा। एम्प्टी का मतलब क्या होता है कि स्पेस उसमें आ जाएगी, कोई भी खाली मतलब आपकी मेमोरी स्पेस है, इस मेमोरी स्पेस के अंदर आपने एक नंबर सेव करना है। आप अगर नंबर कोई एंटर नहीं करते, कोई नंबर लिखने की बजाय सिर्फ एंटर दबा देते हो, एंटर आपके पास क्या करता है, एंड कर देता है उस स्टेटमेंट को, तो बाय डिफॉल्ट अगर वो इंटीजर है तो उसमें जाके 0 सेव हो जाएगा, अगर वो करेक्टर है तो उसमें नल करेक्टर सेव हो जाएगा, यानी कुछ भी सेव नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। जब आप उसको प्रिंट करेंगे तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, इंटीजर को प्रिंट करेंगे तो 0 प्रिंट होगा। ठीक है, रिटर्न 0 व्हेन एंड ऑफ फाइल इज एनकाउंटर्ड, अदरवाइज रिटर्न रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट। अगर आपने एंटर नहीं दबाया, वो नंबर एंटर किया, जो वैल्यू एंटर की है वो वैल्यू उसके पास ऑब्जेक्ट में जाकर सेव हो जाएगी। ठीक है, आप कैस्केडिंग स्ट्रीम भी इनपुट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने दो वेरिएबल है x और y, आपने उनको इकट्ठे लेना है, तो आप सी इन एक्स वाई ले लो, तो वो पहले जो वैल्यू आप लिखोगे वो x में जाके सेव हो जाएगी, फिर आप एंटर करोगे, न्यू वैल्यू लिखोगे, वो y में जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, ये हम लैब करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी एम्बिगुअस हैं, इंशाल्लाह कल की लैब में आपको इसका ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सी इन इनपुट्स इंट्स करेक्टर नल टर्मिनेटर स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्ट्रीम इनपुट में आप कुछ भी इनपुट ले सकते हैं, इंटीजर भी ले सकते हैं, करेक्टर भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग्स भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भी आप उसको डिफाइन करेंगे, जिस डेटा टाइप के वेरिएबल को डिफाइन करेंगे, वो वाली वैल्यू आप यूजर से स्क्रीन के थ्रू कीबोर्ड के थ्रू गेट कर सकते हैं। बट टर्मिनेट्स व्हेन एनकाउंटर स्पेस। ठीक है, आपका सी इन जो है वो टर्मिनेट कब कर जाता है, जब आपके पास कोई स्पेस आ जाती है, जब आप एंटर दबा देते हो, या आपने फॉर एग्जांपल इसमें एक
सी इन में एक कैपेबिलिटी नहीं होती कि अगर फॉर एग्जांपल आप स्ट्रिंग लेना चाहते हो यूजर से और स्ट्रिंग में आप अपना नाम लेना चाहते हो इरम अब्दुल्ला, और इरम अब्दुल्ला के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, तो ये क्या करेगा, जब इरम के बाद स्पेस दबाएंगे तो ये टर्मिनेट कर जाएगा और उस अब्दुल्ला को बेशक आपके पास स्क्रीन पे आप लिख दो, लेकिन वो आपके पास उस ऑब्जेक्ट में सिर्फ इरम सेव होगा, ठीक है, स्पेस पे वो टर्मिनेट कर जाता है। इसलिए स्ट्रिंग्स को गेट करने के लिए एक अलग से ऑब्जेक्ट होता है गेट का। जब हम स्ट्रिंग्स के टॉपिक पढ़ेंगे तो उसको इनपुट लेने की तरीका आपको मैं स्पेसिफाई कर दूंगी कि किस तरीके से आप इनपुट ले सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग इनपुट ले लेता है बट उसमें स्पेसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक हो गया। अच्छा, अब चेनिंग कॉल्स आप कर सकते हैं। चेनिंग कॉल्स का क्या मतलब है कि आप कंबाइन सारी चीजें, जैसे हमने सी आउट स्टेटमेंट में E1, E2, E3 3, 4, 5, 6 n ऑब्जेक्ट्स आप प्रिंट करा सकते हो। इसी तरह सी इन में आप n ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज को यूजर से गेट कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल यूज ऑफ इंसर्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर कैन बी चेन टुगेदर। ये आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर आप बार बार यूज करके एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हो या चेन कर सकते हो अपनी इंस्ट्रक्शन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को, ठीक है, स्ट्रीम्स को। इक्विवेलेंट टू परफॉर्मिंग द सेट ऑफ इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर वन एट अ टाइम, ठीक है। ये इसी तरह है कि आप लिखो सी आउट E1 सेमीकोलन, सी आउट E2 सेमीकोलन, सी आउट E3 सेमीकोलन, तो वो ये बिल्कुल सेम है कि अगर आप उसको इकट्ठे लिख दो या आप उसको अलग लिख दो, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप लिखो टोटल सेल $8 और फिर सेल्स प्रिंट कराओ और फिर \n प्रिंट कराओ और सी इन, ये क्या है आपके पास चेनिंग एग्जांपल ऑफ सी आउट है और ये चेनिंग एग्जांपल ऑफ सी इन है कि सी इन में आप एक से ज्यादा वेरिएबल्स की वैल्यू को गेट कर सकते हो और सी आउट में आप एक से ज्यादा वेरिएबल की और टेक्स्ट की वैल्यूज को प्रिंट करा सकते हो। ये क्या करेगा, एग्जैक्टली ऐसे ही प्रिंट कर देगा, फिर आपके पास वैल्यू को प्रिंट कराएगा, फिर न्यू लाइन कैरेक्टर को प्रिंट करा देगा, ठीक है। एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन की एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने जो अभी सारी डिटेल अभी तक पढ़ी है बेसिकली वो आपके पास कोड वर्ड में यही है, कोड में या प्रोग्रामिंग के टर्म में जब आप लिखो सी आउट हेलो वर्ल्ड int I इक्वल टू 5, सी आउट द वैल्यू I इज आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर I, इंसर्शन ऑपरेटर एंड L, ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आपने न्यू लाइन कैरेक्टर नहीं डाला इसीलिए आगे ही लिखेगा द वैल्यू ऑफ I इज, फिर I की जगह I की वैल्यू आ जाएगी 5 और फिर एंड L में आपके पास न्यू लाइन कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, इंसर्शन की, ठीक है। एक्सट्रैक्शन आपके पास क्या, आपने एक कैरेक्टर लेटर ले लिया, आपने यूजर को कहा, अब ये अच्छा तरीका होता है कि डायरेक्ट सी लिखने की बजाय आप यूजर के लिए ऊपर एक मैसेज लिख लो, प्लीज एंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम। उसको पता है कि मैंने अपने नेम के स्टार्ट में आए है तो आई लिखूंगी, मैं इसमें आई एंटर करूंगी ताकि यूजर 1 2 3 एंटर ना करे, कोई ऐसा नंबर एंटर ना करे जो मेरी इस डाटा टाइप में सेव ना हो। तो ये एक सी आउट का मैसेज एंड कर दिया, ये स्क्रीन पे प्रिंट होगा, उसके बाद मेरे पास स्क्रीन ब्लिंक होगी, मैं जो भी लेटर एंटर करूंगी वो लेटर मेरे पास लेटर में जाके सेव हो जाएगा और फिर मेरे पास योर नेम स्टार्ट्स विद और ये आपके पास प्रिंट कर देगा। जैसे ये जो राइटर है इसका नाम F से स्टार्ट हो रहा है तो उसने लिखा प्लीज एंटर द फर्स्ट लेटर ऑफ योर नेम, उसने F एंटर किया होगा तो उसके बाद आपके पास स्क्रीन पे लिखा आ जाएगा योर नेम स्टार्ट विद F। तो ये आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर की एग्जांपल आ रही है, ये वाली सी इन वाली, ठीक है। ये आपके पास इंसर्शन ऑपरेटर है, ये भी इंसर्शन ऑपरेटर है, ये आपके पास एक्सट्रैक्शन है, ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, इनपुट स्ट्रीम के बारे में, आउटपुट स्ट्रीम के बारे में, इंसर्शन ऑपरेटर और आपके पास एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ठीक है, इसका स्पेल सही कर लीजिएगा, ठीक है। और कैस्केडिंग, ये जो इतनी सारी डिफिकल्ट स्लाइड्स हमने पढ़ी हैं, इन सारी स्लाइड्स का जो समरी है वो ये है कि आपके पास इनपुट स्ट्रीम क्या होती है, आउटपुट स्ट्रीम क्या होती है, इंसर्शन ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या होते हैं और कैस्केडिंग क्या होती है। ये सारी चीजें आपको इन सारी स्लाइड से क्लियर होने चाहिए। इनपुट स्ट्रीम आपको पता है इनपुट क्या है, जो भी हमने स्टैंडर्ड नेम स्पेस में काम करे हैं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इनपुट स्ट्रीम वो डेटा होगा, वो स्ट्रीम होगी जो कि फ्लो कर रही होगी कीबोर्ड से, और आउटपुट स्ट्रीम हमारे पास क्या होगी, वो आउटपुट होगी, वो चीज होगी जो मेरे पास स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रही होगी, ठीक है। और इनपुट स्ट्रीम के लिए मैं सी इन का फंक्शन यूज करती हूँ और आउटपुट स्ट्रीम के लिए मैं सी आउट का फंक्शन यूज करती हूँ और उस फंक्शन के अंदर मेरे पास
ऑपरेटर्स होते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, जो कि मेरे पास क्या करते हैं, आगे ऑब्जेक्ट जो भी डिस्प्ले हो रहा होता है उसको या तो एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं या इंसर्ट कर रहे होते हैं। और कैस्केडिंग क्या होता है कि मैं इन ऑपरेटर्स के थ्रू एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स को कंबाइन कर सकती हूँ। इनपुट स्ट्रीम हमारे पास क्या होती है, सी इन होती है, सी इन, और कोई भी वेरिएबल का नाम आप आगे लिखेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सी इन ए लिख रही हूं मैं, ठीक है, तो ए के अंदर मेरी वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, जो भी कीबोर्ड से वैल्यू एंटर होगी वो मेरे पास ए के अंदर जाकर सेव हो जाएगी। और आउटपुट स्ट्रीम मेरे पास क्या है, सी आउट। सी आउट के आगे मैं अगर कोई वेरिएबल प्रिंट करना चाहूंगी तो मैं ए लिख दूंगी, अगर कोई टेक्स्ट प्रिंट करना चाहूंगी तो मैं डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट लिख दूंगी, और एंड किससे करूंगी, सेमीकोलन से एंड करूंगी। इंसर्शन ऑपरेटर मेरे पास क्या है, जो भी सी आउट के आगे हमारे पास सी आउट के आगे हमारे पास जो ऑपरेटर यूज होता है वो इंसर्शन ऑपरेटर होता है, और जो सी इन के आगे हमारे पास जो ऑपरेटर यूज होता है वो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर होता है। ये बेसिकली कीबोर्ड से एक्सट्रैक्ट करके ए के अंदर वैल्यू को सेव कर रहा होता है। कैस्केडिंग का क्या मतलब होता है कि अगर मैं सी इन के ए ले रही हूँ और साथ ही मैं बी भी ले लूँ, दोबारा से मैं ये ऑपरेटर यूज करूं और उसके आगे मैं बी ले लूं, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग ऑफ इनपुट स्ट्रीम, और आप आउटपुट स्ट्रीम की भी कैस्केडिंग कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा प्रोग्रामिंग एरर्स को देख लेते हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स हमारे पास क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग एरर्स को समझने से पहले हमें समझना चाहिए कि एरर क्या होता है। एरर इज समथिंग यू हैव डन विच इज कंसिडर्ड टू बी इनकरेक्ट और रॉन्ग और विच शुड नॉट हैव बीन डन। एरर हमारे पास प्रोग्रामिंग की टर्म में क्या होता है, जब भी आप कोई भी चीज लिख रहे हो, कोई भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट लिख रहे हो, उसमें कोई गलती आ जाती है तो वो बेसिकली उसको हम कहते हैं एरर। कोई मिस्टेक हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, वो हमारे पास क्या होती है, एरर। हमारे पास एरर तीन तरह के होते हैं, सिंटेक्स, रन टाइम, लॉजिकल। तीनों डिफरेंट तरह के एरर होते हैं, तीनों डिफरेंट जगहों पे आइडेंटिफाई होते हैं। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एरर फ्रॉम अ प्रोग्राम, जब भी आपने प्रोग्राम में अगर कोई एरर आ गया उसको रिमूव करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं। ठीक है। एरर क्या है, कोई भी प्रोग्राम में मिस्टेक है, वो सिंटेक्स भी हो सकती है, रन टाइम भी हो सकती है, लॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है। और वो हमारे पास एरर आ जाता है, उस एरर को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डिबगिंग कहते हैं। पहला एरर हमारे पास आता है सिंटेक्स एरर। ठीक है। सिंटेक्स एरर हमारे पास क्या है, वायलेशन ऑफ C++ ग्रामर रूल्स डिटेक्टेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम ट्रांसलेशन कंपाइलेशन। ठीक है। सिंटेक्स एरर क्या है, आप कोड लिख रहे हो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, और आईओ स्ट्रीम के एंगल ब्रैकेट्स आप नहीं लगा रहे या डबल कोट्स भी नहीं लगा रहे, तो ये आपका सिंटेक्स एरर है कि डिफाइन हुआ था कि आपने ये एंगल ब्रैकेट्स लगाने हैं, आपने नहीं लगाने। इंट मेन के आगे आपने डबल ब्रैकेट्स लगाने हैं, आपने नहीं लगाए। मेन के स्पेलिंग आपने MAIN लिखने हैं, आपने उस स्पेलिंग को गलत लिख दिया। आपने सी आउट की स्टेटमेंट लगाई, उसके आगे सेमीकोलन नहीं लिखा। ये सारे आपके पास सिंटेक्स एरर हैं कि एक डिफाइंड तरीका था, एक डिफाइंड ग्रामर थी जिसको आपने फॉलो नहीं किया, और जब आप ऐसा प्रोग्राम लिख के उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो उसी टाइम पे एरर आ जाता है। कंपाइलेशन टाइम पे उसको चलाते हुए ही एरर आ जाता है, वो ट्रांसलेट ही नहीं होता मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि आपने उसकी ग्रामर ही गलत लिखी है, जो डिफाइंड तरीका है वो ही गलत लिखा है। स्ट्रीम कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड एंड प्रोग्राम कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। तो आपका प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाता है, वो चलता ही नहीं है जब तक आप उस एरर को रिमूव नहीं करते। ये सबसे ज्यादा इजी आइडेंटिफाइबल एरर होता है, फौरन पता लग जाता है, फौरन से सॉर्ट आउट हो जाता है, उससे बगैर आपका प्रोग्राम रन ही नहीं होता। सेकंड हमारे पास रन टाइम एरर। अब ये होता है कि आपने बिल्कुल सही लिखा, सारा कुछ सही लिखा कोड में, जब आपने उसको चलाया, आपने नंबर एंटर करना था लेकिन यूजर ने करेक्टर एंटर, स्ट्रिंग एंटर कर दी और आपका प्रोग्राम वहीं पर एंड हो गया किसी वजह से, क्योंकि मेमोरी नहीं थी, कोई भी वजह थी। तो ये आपके पास रन टाइम एरर होते हैं। ऐसे एरर जो होते हैं इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। ये आपके पास एग्जीक्यूट करके बार बार चेक करने से समझ आती है कि इसको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। एन अटेम्प्ट टू परफॉर्म एन इनवैलिड ऑपरेशन डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम आपने उसका करेक्ट लिखा, सेमीकोलन सही लिखे, ब्रैकेट सही लिखी, डेटा टाइप सही स्पेसिफाई किए, मेन का स्पेल सही लिखे, लाइब्रेरी सही ऐड की, लेकिन आपने जब चलाया है तो यूजर को समझ नहीं आई, उसने जहां पर नंबर एंटर करना था वहां पर उसने स्ट्रिंग एंटर कर दी, मेमोरी कम पड़ गई, आपको प्रोग्राम एंड हो गया। तो ये आपके पास क्या है, रन टाइम एरर है। आपने उसको चेक कैसे करना है कि अगर वो ये एंटर कर रहा है तो उसकी इनपुट ना लें, वेरिएबल में ना जाए, मेमोरी
स्लो ना, मेमोरी ख़त्म ना हो, तो वो हमारे पास रन टाइम एरर होता है। उसको हम किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं, उसमें डेटा टाइप वगैरह चेक करके बेस्ड ऑन द एरर, आपका एरर क्या है उस हिसाब से इसको हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता के इनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, इनको सॉल्व कैसे करना है। occurs when the program directs to computer to perform an illegal operation such as dividing a number by zero। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर लिए और आपने कहा है कि आप एक नंबर एंटर करें 52 और दूसरा नंबर एंटर करें और उसमें आपने 2 एंटर करें या 4 एंटर करें और उसमें यूजर 0 एंटर कर देता है। अब लॉजिकली 52 बाय 0 इन्फिनिटी होता है, 52 0 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये आपके पास ये भी एक इलीगल है। तो जैसे ही वो आप 0 एंटर करेंगे तो वो आपके पास एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आपके पास क्या है, ये भी आपके पास रन टाइम एरर है कि यूजर ने पहले 52 है 5 एंटर किया, उसके बाद उसने 0 एंटर कर दिया और आगे हमारे पास ऑपरेशन था कि हमने 5 को 0 से डिवाइड करना है, जो कि एक इलीगल ऑपरेशन है। ठीक हो गया। द कंप्यूटर विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एंड डिस्प्ले अ डायग्नोस्टिक मैसेज इनडायरेक्ट द लाइन वेयर द एरर वाज। इससे क्या होगा, जैसे आप उसको करेंगे तो वो आपका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा और उस लाइन को जो है ना हाईलाइट करना शुरू कर देगा। ये रन टाइम एरर होता है कि इस लाइन में कोई गलती है। गलती कहाँ पे हाईलाइट होगी, जहां पर आपने कोई एक वेरिएबल बी सी को आपने उसके अंदर ए में आपने 5 सेव किया, बी में आपने 0 सेव किया और आपने ए को बी से डिवाइड किया, तो ए से बी को डिवाइड करने वाली लाइन को वो हाईलाइट करना शुरू कर देगा। ये रन टाइम एरर है। आप प्रोग्राम चला रहे हैं, यूजर ने गलत इनपुट दे दी, उसकी वजह से एरर आ गया, यूजर ने कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म हो गया जिससे जो है वो आपके पास जो कि वैलिड नहीं था और वहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो एंड कर जाएगा। फिर होते हैं लॉजिकल एरर या डिजाइन एरर। ठीक है, ये सबसे ज्यादा खतरनाक एरर्स होते हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन द डिजाइनिंग होते हैं, आप क्या डिजाइन कर रहे हो। आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रही हूँ कि आप ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसमें आपने इवन नंबर फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या किया कि आपने कोई ऐसी लॉजिक लिख दी, आपने कहा कि अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो मेरे पास जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, तो ये गलती ना तो प्रोग्राम की होगी, ना रन टाइम पे पता लगेगी, ना कोड में पता लगेगी, तो गलती किसकी होगी, लॉजिक की गलती होगी। यानी आपने उस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व ही नहीं किया। आपने बाकी तो सही लिखा कि अगर ए 2 से डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, वो इवन नंबर होना चाहिए, लेकिन आपने उसको और लिख दिया, तो ये क्या है, लॉजिक की गलती है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। ठीक है, एन एरर caused by following an incorrect algorithm। algorithm क्या है, जो आपने डिजाइन बनाया है, जो आपने तरीका मेथड बनाया है, वही गलत है। ठीक है, आपने कहा ए बाई 2 अगर ए 2 से डिवाइड हो जो ऑड नंबर है, तो ये तरीका ही गलत है, ये स्टेप्स ही गलत हैं। आप ए 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे कि अगर डिवाइड हो जाता है तो आप फिर आप कहेंगे इवन नंबर है, तो आपका एल्गो ही गलत है। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, बहुत मुश्किल होता है इसको डिटेक्ट करना कि आपने ये सोच के लिखा है, तो दूसरे बंदे के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है। इट डज नॉट कॉज रन टाइम एरर एंड डज नॉट डिस्प्ले मैसेज एरर। ना तो इसका मैसेज आता है कि ये गलत है और ना ही रन टाइम पे पता लगता है कि ये रन टाइम पे, जैसे हमारे पास पिछला एरर था कि वो जब डिवाइड बाय 0 होता है तो वो फौरन से पता लग जाता है, तो इसमें वो भी नहीं पता लगता। द ओनली साइन ऑफ लॉजिक एरर इज इनकरेक्ट प्रोग्राम। सिर्फ पता ऐसे लगता है जब आप मैं नंबर एंटर करूँ 51 और वो मुझे दे दे इवन नंबर, मैं कहूँगी ये नहीं ये तो मुझे पता था और इवन नंबर है, तो ये ऑड कैसे मुझे, सॉरी ये तो मुझे पता था ऑड नंबर है, ये इवन कैसे प्रिंट कर रहा है, तब हमें पता लग सकता है। ठीक है, कैन बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग द प्रोग्राम थॉरली कंपेयरिंग इट्स आउटपुट टू द कैलकुलेटर। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, सारा प्रोग्राम चेक करना पड़ता है, उसको बार बार चेक करना, नंबर एंटर करके चेक करना, अगर ये हो तो क्या आएगा, ये हो तो क्या आएगा, इसका मतलब है कि आपका एल्गो सही बना है। ठीक है, टू प्रिवेंट केयरफुली डस्ट चेकिंग द एल्गोरिथम एंड रिटर्न प्रोग्राम बिफोर यू एक्चुअली टाइप इट। इसको प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि पहले आप इसको केयरफुली चेक करें इसमें क्या मसला है। ठीक है, आप इसमें चेक करें, इसको रन करें, रन करके उसमें एंटर करके देखें कि वाकई यही आउटपुट आ रही है या नहीं आ रही। तो ये आपके 3 टाइप के एरर होते हैं। जब भी आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो आपके ये 3 तरह के एरर होते हैं जो कि आ सकते हैं। ठीक है, एक ये कि आपने सिंटैक्स सही नहीं लिखा, एक ये कि आपने कोई ऐसी इलीगल मतलब एक्टिविटी कर दी है
तो ये टाइप के हमारे एरर्स होते हैं।